चैप्टर 8 भूत। मैंने जेस्पर के मेहमानों को उन 2 धूप वाले दिनों में ज्यादा नहीं देखा जब वे फोक्स में थे। मैं सिर्फ इसलिए घर गया ताकि एस्मे को चिंता न हो, अन्यथा मेरा अस्तित्व पिशाच की बजाय एक भूत जैसा लगता था। मैं छाया में अदृश्य होकर मंडराता रहा, जहां मैं अपने प्यार और जुनून की वस्तु का अनुसरण कर सकता था, जहां मैं उसे देख सकता था और उन भाग्यशाली मनुष्यों के मन में उसकी आवाज़ सुन सकता था जो उसके बगल में धूप में चल सकते थे, कभी कभी गलती से उसके हाथ के पिछले हिस्से को अपने हाथ से छू लेते थे। उसने कभी इस तरह के संपर्क पर प्रतिक्रिया नहीं की, उनके हाथ भी उसके जैसे ही गर्म थे। स्कूल से जबरन अनुपस्थिति पहले कभी इतनी बड़ी परीक्षा नहीं थी, लेकिन सूरज उसे खुश कर रहा था, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नाराज नहीं हो सका। सोमवार की सुबह मैंने एक ऐसी बातचीत सुनी जो मेरे आत्मविश्वास को नष्ट कर सकती थी और उससे दूर बिताया गया समय वास्तव में कष्टदायक बना सकता था। हालांकि जैसा कि अंत में हुआ, इसने मेरा दिन बना दिया। मुझे माइक न्यूटन के लिए थोड़ा सम्मान महसूस करना पड़ा। उसमें जितना साहस था, मैंने उसे उतना नहीं बताया था। उसने हार नहीं मानी थी और अपने घावों को भरने के लिए चुपचाप नहीं चला गया था, वह फिर से कोशिश करने जा रहा था। बेला स्कूल से काफी पहले ही पहुंच गई थी और धूप का आनंद लेने के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। जब तक धूप रही, वह शायद ही कभी इस्तेमाल की जाने वाली पिकनिक बेंच पर बैठी रही और पहली घंटी बजने का इंतजार करती रही। उसके बालों ने अप्रत्याशित तरीके से धूप को पकड़ा, जिससे एक लाल चमक आ गई जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। माइक ने उसे वहां फिर से चित्र बनाते हुए पाया और अपने अच्छे भाग्य पर रोमांचित हुआ। ये देखना पीड़ादायक था कि मैं शक्तिहीन होकर तेज धूप के कारण जंगल की छाया में बंधा हुआ था। उसने उसका स्वागत इतने उत्साह के साथ किया कि वो बहुत खुश हो गया, और मैं इसके विपरीत। देखो, वो मुझे पसंद करती है। अगर वो मुझे पसंद न करती तो वह इस तरह मुस्कुराती नहीं। मुझे यकीन है कि वह मेरे साथ डांस में जाना चाहती थी। आश्चर्य है कि सिएटल में इतना महत्वपूर्ण क्या है। उसने उसके बालों में आए बदलाव को महसूस किया। मैंने पहले कभी तुम्हारे बालों पर ध्यान नहीं दिया था। इसमें लाल रंग है। जब उसने अपनी उंगलियों के बीच उसके बालों का एक गुच्छा दबाया तो मैंने गलती से उस छोटे स्प्रूस पेड़ को उखाड़ दिया जिस पर मेरा हाथ टिका हुआ था। केवल धूप में, उसने कहा, मेरी गहरी संतुष्टि के लिए। जब उसने अपने बालों की लट उसके कान के पीछे छिपाई तो वह उससे थोड़ा दूर हट गई। माइक को अपना साहस जुटाने में 1 मिनट लगा, तथा उसने कुछ समय छोटी छोटी बातों में बर्बाद कर दिया। उसने उसे बुधवार को हम सभी को जमा किए जाने वाले निबंध की याद दिलाई। उसके चेहरे पर हल्के से आत्मसंतुष्ट भाव से लग रहा था कि उसका निबंध पहले ही पूरा हो चुका था। वह पूरी तरह से भूल गया था और इससे उसका खाली समय बहुत कम हो गया था। अंततः वह मुद्दे पर आ गया। मेरे दांत इतने जोर से भींचे हुए थे कि वे ग्रेनाइट को चूर्ण कर सकते थे, और तब भी वह स्वयं को सीधे प्रश्न पूछने के लिए तैयार नहीं कर सका। मैं पूछने ही वाला था कि क्या तुम बाहर जाना चाहोगे? ओह, उसने कहा। थोड़ी देर की खामोशी छा गई। ओह, इसका क्या मतलब है? क्या वह हाँ कहेगी? रुको, मुझे लगता है कि मैंने वास्तव में नहीं पूछा। उसने जोर से निगल लिया। ठीक है, हम डिनर या किसी अन्य स्थान पर जा सकते हैं, और मैं बाद में इस पर काम कर सकता हूँ। बेवकूफ, ये तो कोई सवाल ही नहीं था। माइक, मेरी ईर्ष्या की पीड़ा और क्रोध पिछले सप्ताह की तरह ही शक्तिशाली था। मैं कैंपस में इतनी तेजी से भागना चाहता था कि मानवीय आंखों से भी ज्यादा तेज, और उसे उस लड़के से छीन कर ले जाना चाहता था जिससे मैं इस पल में इतनी नफरत करता था कि मैं उसे बिना किसी कारण के मार सकता था, लेकिन इसका आनंद लेना चाहता था। क्या वह उसे हाँ कहेगी? मुझे नहीं लगता कि यह सबसे अच्छा विचार होगा। मैंने फिर से सांस ली। मेरा कठोर शरीर ढीला पड़ गया। सिएटल तो बस एक बहाना था। आखिर पूछना नहीं चाहिए था। मैं क्या सोच रहा था? शर्त लगा लो कि यह वही सनकी है, कलन। क्यों? उसने उदास होकर पूछा। मुझे लगता है। वह झिझकी। और अगर तुमने कभी वही दोहराया जो मैं अभी कह रही हूँ, तो मैं खुशी खुशी तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी।
उसके होठों से निकलती मौत की धमकी की आवाज सुनकर मैं जोर से हंस पड़ा। एक नीलकंठ चीखा, चौंका और मुझसे दूर भाग गया। लेकिन मुझे लगता है कि इससे जेसिका की भावनाएं आहत होंगी। जेसिका, क्या? लेकिन, ओह, ठीक है, मुझे लगता है। हुआ, उसके विचार अब सुसंगत नहीं थे। सच में, माइक, क्या तुम अंधे हो? मैंने भी उसकी भावना को दोहराया। उसे यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हर कोई उसकी तरह समझदार होगा, लेकिन वास्तव में यह उदाहरण स्पष्ट से परे था। बेला को बाहर जाने के लिए कहने में माइक को जितनी परेशानी हुई, क्या उसने सोचा था कि जेसिका के लिए भी यह उतना ही मुश्किल नहीं होगा? ये स्वार्थी होगा जिसने उसे दूसरों के प्रति अंधा बना दिया। और बेला इतनी निस्वार्थ थी, उसने सब कुछ देखा। जेसिका, हुआ, वाह, हुआ, ओह, वो कहने में कामयाब रहा। बेला ने उसकी उलझन का फायदा उठाकर बाहर निकल गई। क्लास का समय हो गया है और मैं अब दोबारा देर नहीं कर सकता। माइक तब से एक अविश्वसनीय दृष्टिकोण बन गया। उसने पाया, जैसे जैसे उसने अपने दिमाग में जेसिका के विचार को घुमाया, उसे लगा कि उसे यह विचार पसंद है कि वो उसे आकर्षक पाती है। ये दूसरा स्थान था, उतना अच्छा नहीं जितना कि बेला को लगता। वैसे, मुझे लगता है कि वो प्यारी है। अच्छा शरीर, बेला से भी बड़े स्तन, हाथ में एक चिड़िया। वो फिर से नई कल्पनाओं में लग गया जो बेला के बारे में कल्पनाओं की तरह ही अश्लील थीं, लेकिन अब वे उसे क्रोधित करने के बजाय केवल चिढ़ाती थीं। वो दोनों लड़कियों के लायक कितना कम था, वे उसके लिए लगभग अदला बदली थीं। उसके बाद मैं उसके दिमाग से दूर हो गया। जब बेला नज़रों से ओझल हो जाती थी, तो मैं एक विशाल मैरून पेड़ के ठंडे तने से लिपट जाता था और मन से मन तक नाचता रहता था, उसे नज़र में रखते हुए। हमेशा खुश होता था जब एंजेला वेबर देखने के लिए उपलब्ध होती थी। मैं चाहता था कि वेबर लड़की को एक अच्छी इंसान होने के लिए धन्यवाद देने का कोई तरीका हो। ये सोचकर मुझे अच्छा लगा कि बेला के पास एक ऐसा दोस्त था जिसे बनाए रखना चाहिए। मैंने बेला के चेहरे को जिस भी कोण से देखा, मैं देख सकता था कि वो किसी बात को लेकर परेशान थी। इससे मुझे आश्चर्य हुआ। मुझे लगा कि सूरज की रोशनी उसे मुस्कुराते रहने के लिए पर्याप्त होगी। दोपहर के भोजन के समय मैंने उसे बार बार खाली कलन टेबल की ओर देखते हुए देखा, और ये देखकर मैं रोमांचित हो गया। शायद उसे भी मेरी याद आ रही थी। स्कूल के बाद उसकी अन्य लड़कियों के साथ बाहर जाने की योजना थी। मैंने स्वतः ही अपनी निगरानी की योजना बना ली थी, लेकिन ये योजना स्थगित कर दी गई जब माइक ने जेसिका को उस डेट पर आमंत्रित किया जो उसने बेला के लिए तय की थी। इसलिए मैं सीधे उसके घर चला गया, जंगल में एक त्वरित छानबीन की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई खतरनाक व्यक्ति बहुत करीब न भटक गया हो। मुझे पता था कि जैस्पर ने अपने एक समय के भाई को शहर से दूर रहने की चेतावनी दी थी, मेरे पागलपन को स्पष्टीकरण और खतरे दोनों के रूप में उद्धृत करते हुए, लेकिन मैं कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। पीटर और चार्लोट का मेरे परिवार के साथ दुश्मनी पैदा करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इरादे बदलने वाली चीजें थीं। ठीक है, मैं ज्यादा कर रहा था। मुझे ये पता था, जैसे कि उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूँ, जैसे कि उसे मेरी पीड़ा पर दया आ रही थी जो मुझे तब महसूस हुई जब मैं उसे नहीं देख पाया। बेला घर के अंदर एक लंबे घंटे के बाद पिछवाड़े में आई। उसके हाथ में एक किताब थी और उसकी बांह के नीचे एक कंबल था। चुपचाप मैं आंगन के पास वाले सबसे नजदीकी पेड़ की ऊंची शाखाओं पर चढ़ गया। उसने गीली घास पर कंबल बिछाया और फिर पेट के बल लेट गई और घिसी पिटी, जाहिर तौर पर अक्सर पढ़ी जाने वाली किताब को पलटने लगी, अपनी जगह ढूंढने की कोशिश में। मैं उसके कंधे के ऊपर से पढ़ रहा था। और भी क्लासिक्स, सेंस एंड सेंसिबिलिटी। वो ऑस्टेन की प्रशंसक थी। मैंने महसूस किया कि धूप और खुली हवा ने उसकी खुशबू को किस तरह प्रभावित किया। गर्मी ने उसकी खुशबू को और भी मीठा कर दिया। मेरा गला वासना से भर गया, दर्द फिर से ताज़ा और भयंकर हो गया क्योंकि मैं उससे इतने लंबे समय से दूर था। मैंने एक पल उसे नियंत्रित करने में बिताया, खुद को नाक से सांस लेने के लिए मजबूर किया। वो जल्दी जल्दी पढ़ती रही, अपनी एड़ियों को हवा में क्रॉस करती रही। मैं किताब जानता था, इसलिए मैंने उसके साथ नहीं पढ़ा। इसके बजाय
मैं सूरज की रोशनी और हवा को उसके बालों में खेलते हुए देख रहा था, तभी उसका शरीर अचानक अकड़ गया और उसका हाथ पन्ने पर जम गया। वो दूसरे अध्याय के आखिरी पन्ने पर पहुंच गई थी। पन्ने पर बीच वाक्य में लिखा था, शायद पूर्व की ओर से विनम्रता या मात्र स्नेह के हर विचार के बावजूद दोनों महिलाओं को इतने लंबे समय तक एक साथ रहना असंभव लगा होगा। उसने किताब का एक मोटा हिस्सा पकड़ा और उसे जोर से धक्का दिया, मानो पन्ने पर कुछ ऐसा लिखा हो जिससे उसे गुस्सा आ गया हो। लेकिन क्या ये कहानी की शुरुआत थी? सास और बहू के बीच पहला संघर्ष शुरू हो रहा था। मुख्य नायक एडवर्ड फेरस का परिचय कराया गया। एलिनोर डैशवुड की खूबियों की प्रशंसा की गई। मैंने पिछले अध्याय के बारे में सोचा, ऑस्टेन के अत्यधिक विनम्र गद्य में कुछ संभावित आपत्तिजनक खोजने की कोशिश की। उसे क्या परेशान कर सकता था? वह मैंसफील्ड पार्क के शीर्षक पृष्ठ पर रुक गई। एक नई कहानी की शुरुआत पुस्तक उपन्यासों का संकलन थी, लेकिन वह केवल 7वें पेज तक ही पहुंच पाई थी। इस बार मैं भी उसके साथ चल रहा था। श्रीमती नोरिस टॉम और एडमंड बर्त्रम के अपने चचेरे भाई फैनी प्राइस से तब तक मुलाकात न होने के खतरे के बारे में विस्तार से बता रही थी, जब तक कि वे सभी वयस्क नहीं हो जाते। तभी बेला के दांत आपस में पीसने लगे और उसने जोर से किताब बंद कर दी। गहरी सांस लेते हुए मानो खुद को शांत करने के लिए उसने किताब एक तरफ फेंकी और पीठ के बल लेट गई। उसने अपनी बाहों की आस्तीन ऊपर कर ली, जिससे उसकी त्वचा का ज्यादा हिस्सा सूरज के सामने आ गया। वह एक जानी पहचानी कहानी पर इस तरह क्यों प्रतिक्रिया करती? एक और रहस्य। मैंने आह भरी। वो अब बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, बस एक बार अपने बालों को चेहरे से हटाने के लिए हिली। उसके सिर पर भूरे रंग की नदी की तरह बाल फैल गए और फिर वह फिर से निश्चल हो गई। वो वहां सूरज की रोशनी में एक बहुत ही शांत तस्वीर बना रही थी। जो शांति उसे पहले नहीं मिली थी, वह अब उसे मिल गई थी। उसकी सांस धीमी हो गई। कई मिनट के बाद उसके होंठ कांपने लगे। वह नींद में बड़बड़ाने लगी। मुझे अपराध बोध की असहज ऐंठन महसूस हुई, क्योंकि मैं जो कर रहा था वह ठीक ठाक तो नहीं था, लेकिन यह मेरी रात की गतिविधियों जितना बुरा भी नहीं था। मैं तकनीकी रूप से भी अतिक्रमण नहीं कर रहा था, क्योंकि इस पेड़ का आधार अगले हिस्से से उगाया था, और इससे भी ज्यादा गंभीर अपराध तो मैं कर ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे पता था कि जब रात होगी तो मैं गलत काम करना जारी रखूंगा। अभी भी मेरा एक हिस्सा अतिक्रमण करना चाहता था। जमीन पर कूदना, चुपचाप अपने पैर की उंगलियों पर उतरना और उसकी धूप के घेरे में आराम से जाना। बस उसके करीब होना, उसके बड़बड़ाते शब्दों को सुनना जैसे कि वो उन्हें मुझे फुसफुसा रही हो। यह मेरी अविश्वसनीय नैतिकता नहीं थी जिसने मुझे रोका, ये सूरज की चमक में खुद के बारे में सोचना था। ये काफी बुरा था कि मेरी त्वचा छाया में पत्थर और अमानवीय थी। मैं बेला और खुद को सूरज की रोशनी में एक साथ नहीं देखना चाहता था। हमारे बीच का अंतर पहले से ही अपूरणीय था। मेरे दिमाग में उस छवि के बिना भी काफी दर्दनाक था। क्या मैं इससे ज्यादा विचित्र हो सकता था? मैंने उसकी दहशत की कल्पना की अगर उसने अपनी आंखें खोली और मुझे उसके बगल में देखा। ममम, वो करा उठी। मैं पेड़ के तने के सहारे पीछे की ओर झुक गया और छाया में और गहराई में चला गया। उसने आह भरी, हम। मुझे इस बात का डर नहीं था कि वह जाग गई है। उसकी आवाज बस धीमी, उदास थे बड़बड़ाना। एडमंड, आह एडमंड। मैंने फिर सोचा कि उसने पढ़ना कहाँ छोड़ा होगा, ठीक वैसे ही जैसे एडमंड बर्त्रम का नाम पहली बार लिया गया था। हाँ, वह मेरे बारे में बिल्कुल भी सपने नहीं देख रही थी। मुझे अचानक एहसास हुआ। आत्मा घृणा फिर से जोर से लौट आई। वह काल्पनिक पात्रों के सपने देख रही थी। शायद हमेशा से ऐसा ही होता रहा था और हमेशा से उसके सपने ह्यूग ग्रांट को एक क्रेवेट में भरते रहे थे। मेरी कल्पना के लिए इतना ही काफी था। उसने और कुछ नहीं कहा जो समझ में आता हो। दोपहर बीत गई और मैं फिर से असहाय महसूस करते हुए देखता रहा, जैसे सूरज धीरे धीरे आसमान में डूब रहा था और परछाइयां लॉन से रेंगते हुए उसकी ओर बढ़ रही थीं। मैं उन्हें पीछे धकेलना चाहता था, लेकिन बेशक अंधेरा अपरिहार्य था। परछाइयां उसे ले गईं। जब रोशनी चली गई तो उसकी त्वचा बहुत पीली भूतिया लग रही थी।
उसके बाल फिर से काले हो गए, उसके चेहरे पर लगभग काले। ये देखना एक भयावह अनुभव था, जैसे एलिस के सपनों को साकार होते देखना। बेला की स्थिर, मजबूत दिल की धड़कन ही एकमात्र आश्वासन थी, वह ध्वनि जिसने इस पल को एक बुरे सपने जैसा महसूस होने से बचाया। जब उसके पिता घर आए तो मुझे राहत मिली। मैं उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाया क्योंकि वह घर की ओर सड़क पर गाड़ी चला रहा था। कुछ अस्पष्ट झुंझलाहट, अतीत में, काम के दिन से कुछ भूख के साथ उम्मीद भी थी। मैंने अनुमान लगाया कि वह रात के खाने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसके विचार इतने शांत और संयमित थे कि मैं यकीन नहीं कर पाया कि मैं सही था। मुझे सिर्फ उनका सार समझ में आया। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसकी माँ कैसी रही होगी, वो कौन सा आनुवंशिक संयोजन था जिसने उसे इतना अनोखा बना दिया था। बेला जाग गई जब उसके पिता की कार के टायर ईंट के ड्राइववे से टकराए तो वह झटके से उठकर बैठने लगी। वो अपने चारों ओर देखती रही, अप्रत्याशित अंधेरे से भ्रमित लग रही थी। एक पल के लिए उसकी आंखें उस छाया को छूती रहीं जहां मैं छिपा था, लेकिन फिर जल्दी से दूर हो गईं। चाली, उसने धीमी आवाज में पूछा, अभी भी छोटे से आंगन के चारों ओर लगे पेड़ों की ओर देख रही थी। उसकी कार का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और उसने आवाज़ की ओर देखा। वह जल्दी से उठी और अपना सामान समेटा और एक बार फिर जंगल की ओर देखा। मैं छोटी सी रसोई के पास पीछे की खिड़की के पास एक पेड़ पर जाकर बैठ गया और उनकी शाम की बातें सुनने लगा। चाली के शब्दों की तुलना करना दिलचस्प था। अपने दबे हुए विचारों के लिए, अपने इकलौते बच्चे के लिए उसका प्यार और चिंता लगभग भारी थी, और फिर भी उसके शब्द हमेशा संक्षिप्त और सहज होते थे। ज्यादातर समय वे एक साथ मौन में बैठे रहते थे। मैंने उसे जेसिका और एंजेला के साथ पोर्ट एंजल्स में अगली शाम खरीदारी करने की अपनी योजनाओं पर चर्चा करते हुए सुना, और मैंने सुनते हुए अपनी खुद की योजनाओं को परिष्कृत किया। जेस्पर ने पीटर और चार्लोट को पोर्ट एंजल्स से दूर रहने की चेतावनी नहीं दी थी। हालांकि मुझे पता था कि उन्होंने हाल ही में भोजन किया था और हमारे घर के आसपास कहीं भी शिकार करने का उनका कोई इरादा नहीं था, फिर भी मैं उस पर नज़र रखूंगा, बस मामले की स्थिति में। आखिरकार वहाँ हमेशा मेरी तरह के अन्य लोग भी थे, और जाहिर है वे सभी मानवीय खतरे जिनके बारे में मैंने अब तक कभी ज्यादा नहीं सोचा था। मैंने उसे अपने पिता को अकेले ही खाना बनाने के लिए छोड़ने के बारे में चिंता करते हुए सुना, और मेरे सिद्धांत के इस प्रमाण पर मुस्कुराया। हाँ, वो यहाँ भी देखभाल करने वाली थी। और फिर मैं वहाँ से चला गया, ये जानते हुए कि मैं उसके सोते समय वापस आऊँगा, अपने व्यवहार के खिलाफ हर नैतिक और नैतिक तर्क को नज़रअंदाज करते हुए। लेकिन मैं निश्चित रूप से उसकी निजता का उल्लंघन नहीं करूँगा जिस तरह से झांकने वाला करता। मैं यहाँ उसकी सुरक्षा के लिए आया था, न कि उसे घूरने के लिए जिस तरह से माइक न्यूटन करता, अगर वह पेड़ों की चोटी पर से गुजरने के लिए काफी फुर्तीला होता। मैं उसके साथ इतना बुरा व्यवहार नहीं करूँगा। जब मैं वापस लौटा तो मेरा घर खाली था, जो मेरे लिए ठीक था। मुझे भ्रमित या अपमानजनक विचारों की कमी महसूस नहीं हुई, जो मेरी समझदारी पर सवाल उठा रहे थे। एमिट ने न्यूल पोस्ट पर एक नोट चिपका कर छोड़ा था, रेनिया मैदान पर फुटबॉल चलो, कृपया। मैंने एक पेन ढूंढा और उसकी दलील के नीचे सॉरी लिख दिया। वैसे भी मेरे बिना भी टीमें बराबर थीं। मैं सबसे छोटी शिकार यात्रा पर गया तथा छोटे, सौम्य जीवों के साथ ही संतुष्ट रहा, जिनका स्वाद अन्य शिकारियों जितना अच्छा नहीं था, और फिर फोक्स की ओर वापस भागने से पहले मैंने नए कपड़े पहन लिए। बेला आज रात ठीक से सो नहीं पाई। वो अपने कंबल में करवटें बदलती रही, उसका चेहरा कभी चिंतित तो कभी उदास रहता। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसे कौन सा दुर्स्वप्न सता रहा था, और फिर एहसास हुआ कि शायद मैं वास्तव में जानना नहीं चाहता था। जब वह बोलती थी तो वह ज्यादातर उदास आवाज में फोक्स के बारे में अपमानजनक बातें बोलती थी। केवल एक बार जब उसने आह भरते हुए कहा, वापस आओ, और उसका हाथ बिना किसी शब्द के अनुरोध के साथ खुला, तब मुझे उम्मीद थी कि वह शायद मेरे बारे में सपना देख रही होगी। स्कूल का अगला दिन, वह आखिरी दिन जब सूरज ने मुझे कैद में रखा था, पिछले दिन की तरह ही। बेला कल से भी ज्यादा उदास लग रही थी,
और मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या वह अपनी योजनाओं से पीछे हट जाएगी क्योंकि वह मूड में नहीं लग रही थी। लेकिन बेला होने के नाते वह शायद अपने दोस्तों के आनंद को अपने से ज्यादा महत्व देगी। उसने आज गहरे नीले रंग का ब्लाउज पहना था और यह रंग उसकी त्वचा पर एकदम सटीक लग रहा था, जिससे वह ताजी क्रीम जैसी लग रही थी। स्कूल खत्म हो गया और जेसिका अन्य लड़कियों को लेने के लिए तैयार हो गई। मैं अपनी कार लेने घर गया। जब मैंने पाया कि पीटर और चार्लोट वहां थे, तो मैंने फैसला किया कि मैं लड़कियों को 1 घंटे या उससे ज्यादा समय पहले ही दे सकता हूँ। गति सीमा पर गाड़ी चलाते हुए उनका पीछा करना मुश्किल होता, यह एक घिनौना विचार था। सभी लोग उजले कमरे में इकट्ठे हुए थे। पीटर और चार्लोट दोनों ने मेरी इस उदासीनता को देखा, क्योंकि मैंने देर से उनका स्वागत किया, अपनी अनुपस्थिति के लिए आधे मन से माफी मांगी, उसके गाल को चूमा और उसका हाथ मिलाया। मैं समूह की बातचीत में शामिल होने के लिए पर्याप्त ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ था। जैसे ही मैं विनम्रतापूर्वक खुद को छुड़ा सका, मैं पियानो के पास चला गया और चुपचाप बजाना शुरू कर दिया। एलिस के आकार की गोरी गोरी चार्लोट सोच रही थी कि यह कितना अजीब प्राणी है, और पिछली बार जब हम मिले थे तो वह कितना सामान्य और खुशमिजाज था। पीटर के विचार उसके विचारों से मेल खाते थे, जैसा कि आमतौर पर होता है। ये जानवरों की वजह से ही होगा। मानव रक्त की कमी उन्हें अंततः पागल बना देती है, वह निष्कर्ष निकाल रहा था। उसके बाल भी उसके जैसे ही गोरे थे और लगभग उतने ही लंबे। आकार को छोड़कर वे बहुत समान थे, क्योंकि वह एमिट जितना ही लंबा था। एक अच्छी जोड़ी, मैंने हमेशा सोचा था। घर आने की क्या जरूरत थी? रोसेली ने व्यंग्य किया। आह एडवर्ड, मुझे उसे इस तरह से पीड़ित देखना बुरा लगता है। एस्मे की खुशी उसकी चिंता से भ्रष्ट हो रही थी। उसे चिंतित होना चाहिए। उसने मेरे लिए जो प्रेम कहानी की कल्पना की थी, वह हर पल त्रासदी की ओर बढ़ती जा रही थी। आज रात पोर्ट एंजल्स में मौज मस्ती करो, एलिस ने खुशी से सोचा। मुझे बता देना कि मुझे बेला से बात करने की अनुमति कब मिलेगी। तुम दयनीय हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुमने कल रात का खेल सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम किसी को सोते हुए देखना चाहते थे, एमेट ने बड़बड़ाते हुए कहा। एक क्षण बाद एस्मे को छोड़कर बाकी सभी ने मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया और मैंने अपना खेल धीमा रखा ताकि मैं ध्यान आकर्षित न करूं। मैंने बहुत देर तक उन पर ध्यान नहीं दिया, बस संगीत बजने दिया। मुझे मेरी बेचैनी से दूर कर दिया। उस लड़की को नज़रों से दूर रखना हमेशा से ही दुखद रहा है। जब अलविदा कहना अंतिम हो गया, तभी मैंने अपना ध्यान उनकी बातचीत पर लगाया। अगर तुम मारिया को फिर से देखो, जैस्पर ने थोड़ा सावधान होकर कहा, उसे बताना कि मैं उसके अच्छे होने की कामना करता हूँ। मारिया वह पिशाच थी जिसने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जैस्पर और पीटर जैस्पर दोनों को बनाया था। हाल ही में पीटर को 19वीं सदी के 40वें दशक में बनाया गया था। जब हम कैलगरी में थे, तब उसने एक बार जैस्पर को देखा था। यह एक घटनापूर्ण यात्रा थी जिसके कारण हमें तुरंत वहां से चले जाना पड़ा। जैस्पर ने विनम्रतापूर्वक उससे भविष्य में दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। मुझे नहीं लगता कि हम जल्द ही एक दूसरे से मिलेंगे, पीटर ने हंसते हुए कहा। मारिया निस्संदेह खतरनाक थी और उसके और पीटर के बीच बहुत ज्यादा प्यार नहीं था। आखिरकार जैस्पर के दलबदल में पीटर की भूमिका थी। जैस्पर हमेशा से मारिया का पसंदीदा रहा था। वह इसे एक छोटी सी बात मानती थी कि उसने एक बार उसे मारने की योजना बनाई थी। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं निश्चित रूप से ऐसा करूंगी। वे तब हाथ मिला रहे थे, जाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने जो गाना बजा रहा था उसे एक असंतोषजनक अंत तक जाने दिया और जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। शार्लोट, पीटर, मैंने सिर हिलाते हुए कहा। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा, एडवर्ड, चार्लोट ने संदेह से कहा। पीटर बस जवाब में सिर हिला दिया। पागल आदमी, एमेट ने मेरे पीछे फेंक दिया। मूर्ख, रोसेली ने उसी समय सोचा। बेचारा लड़का, एस्मी और एलिस ने डांटते हुए कहा। वे सीधे पूर्व की ओर सिएटल जा रहे हैं, पोर्ट एंजल्स के आसपास कहीं नहीं। उसने मुझे अपने सपनों में इसका सबूत दिखाया। मैंने ऐसा दिखावा किया कि मैंने यह बात नहीं सुनी।
मेरे बहाने पहले से ही काफी कमजोर थे। एक बार अपनी कार में बैठने के बाद मुझे ज्यादा आराम महसूस हुआ। पिछले साल जब रोज़ली का मूड अच्छा था तो उसने मेरे लिए इंजन की तेज आवाज को बढ़ाया था। ये सुकून देने वाला था। गति में होना राहत की बात थी। ये जानना कि मैं अपने टायरों के नीचे से उड़ते हर मील के साथ बेला के करीब पहुंच रहा था।